बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। आज बंगाल जो सोचता है, कल भारत भी वही सोचेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस पंक्ति के साथ मैंने शुरुआत करी है, ये पंक्ति देश भर में बंगाल के अस्तित्व को बयान करती है। बंगाल के संदर्भ में यह पंक्ति देशव्यापी स्तर पर प्रसिद्ध है। बंगाल की भूमि ने भारत को ऐसे सैकड़ों महापुरुष दिए हैं अलग अलग कालखंड में, जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। और ना सिर्फ नेतृत्व किया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत को और बंगाल को भी अलग अलग क्षेत्रों में उसकी परिभाषा गढ़ी है, उसे दिशा दी है, उसे दशा भी दी है, दशा बदली है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों, जिस विषय को लेकर मैं आपके साथ संवाद करने जा रहा हूं, इस विषय पर बात करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल की वो भूमि जो इतनी प्रसिद्ध है, जिसका एक सुनहरा इतिहास रहा है, जिसका वर्तमान मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि लहूलुहान हो गया है। हिंसा की दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। और हिंसा चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या फिर घरेलू हो, या किसी और अन्य स्वरूप या रूप की हो, या कोई और अन्य प्रकार की हो, हिंसा को किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बंगाल के अगर मैं संदर्भ में आज आपके साथ कुछ बातें रखूं, तो बंगाल में ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं, जिनमें सबसे पहले जो मुझे नाम याद आ रहा है वो है स्वामी विवेकानंद जी का, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, खुदीराम बोस, नंदलाल बोस, सौरव गांगुली, अमर्त्य सेन, मन्ना डे, आर.डी. बर्मन, और अभी हाल ही में जिन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला, अर्थशास्त्री भारत के, जिन्हें संयुक्त रूप से अभी बीते ही वर्ष जिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अभिजीत बनर्जी। ये तमाम वो लोग हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, और उनका जन्म बंगाल में हुआ है। बंगाल का एक तरफ ये सुनहरा इतिहास भी है, तो आज बंगाल में एक प्रकार से जो वहां की धरती है वो लहूलुहान हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि बंगाल में जो मौजूदा दौर में हिंसा हो रही है, दरअसल वो कोई नई बात नहीं है। ये एक सच है, क्योंकि बंगाल में स्वतंत्रता के बाद के जो दशक थे, विशेष तौर पर 60-70 का जो दशक था, जब वहां पर कांग्रेस कमोबेश शासन कर रही थी, शासन में रही थी, उस समय भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वाम दलों के बीच, जो वामपंथी संगठन थे, उनके कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा होती रही थी। इसके बाद जब 34 सालों तक, जो 70 के दशक में वामपंथी दलों की वहां पर सरकार आई, लेफ्ट मोर्चे की जब वहां पर सरकार आई, तो वहां पर हिंसा का दौर फिर शुरू हुआ, थमा नहीं। इसके बाद जब 90 के अंत में या 90 के दशक में, आप ऐसे समझिए कि जब मौजूदा सत्ताधारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ, वो भी एक प्रकार से बंगाल की राजनीति में वजूद में आई, तो उस समय भी वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा होती रही। और एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि एक आंकड़ा ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़ा दरअसल आपको बताएगा कि बंगाल के भीतर जो भयावह स्थिति है हिंसा की, वो वाकई में कितनी ज्यादा भयावह है।
ये बहुत ही त्रासदी की परिस्थिति है। और यह आंकड़ा यह है कि वर्ष 1977 से 1996 तक, जो कि बंगाल में उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने यह आंकड़ा दरअसल विधानसभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि इस लगभग 19 सालों में, 19 वर्षों में, 1977 से 1996 के बीच के 19 सालों के दरमियान 28,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं या फिर लोगों की मौत हुई थी। और इन सब की मौत, इन सब की मृत्यु राजनीतिक हिंसा में हुई थी। 28,000। अब आप इसी से अपना अनुमान लगाइए कि आखिर बंगाल के भीतर स्थिति इतनी नाजुक क्यों है। बंगाल के भीतर जो सियासत हो रही है, बंगाल के भीतर जो राजनीति हो रही है, दरअसल वो इतनी रक्त रंजित क्यों है। और जब मैंने आपको ये 1996 तक का आंकड़ा बताया, 77 से 96 का, तो इससे आप अनुमान लगाइए कि मौजूदा दौर में भी हजारों की संख्या में मौत हो चुकी होगी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की और कई सारे आम नागरिकों की भी। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मौजूदा समय में जो हो रही है राजनीति, उसको कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया था कि पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, तो इसमें नया क्या है। लेकिन यहां पर मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में वहां पर हिंसा का अगर कोई इतिहास रहा है, तो उसके एक प्रकार से उसको हम सामने रखकर यह नहीं जस्टिफाई कर सकते, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है कि अगर किसी राज्य में इतिहास में अगर वहां पर हो रही थी, पहले हिंसा होती थी, तो वर्तमान में भी हिंसा होगी। इस बात का किसी प्रकार से कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कारण जो कि मैंने सोचे और मैंने जितनी चीजों को पढ़ा, उनके बाद मैंने ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि आखिर बंगाल में इस प्रकार की हिंसा क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं। और ये नाम है दोस्तों गौतम दास टीएमसी, पवन जना बीजेपी, अश्विनी मन्ना टीएमसी, सुधांशु जना एसयूसीआई, कृष्णा देवनाथ बीजेपी, बापी घोष बीजेपी, इजराइल खान टीएमसी, सुदर्शन प्रमाणिक बीजेपी और गणेश सरकार टीएमसी। ये कुछ नाम हैं। ये दरअसल अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं जिनकी इस वर्ष मौत हुई है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अभी कल ही की बात है कि कल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और कई सारे लोग घायल भी हैं। दरअसल दोस्तों बंगाल के अगर मैं आज संदर्भ में एक बात और कहूं तो यहां पर आप पाएंगे, अगर आप इसको स्टडी करेंगे बंगाल की राजनीति को, तो आप पाएंगे कि यहां पर एक प्रकार से जो धमकी दी जाती है, दरअसल वो कभी कभी मौखिक तौर पर होती है, यानी धमकी का स्वरूप होता है, या फिर जुबानी जंग जिसको हम कहते हैं वो है, या फिर वास्तविक तौर पर हिंसा हो जाती है। और बंगाल के भीतर अलग अलग कालखंडों में दो विचारधाराओं की जो पार्टियां होती हैं उनके बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें बहुत सारे और मैक्सिमम अवसर पर यह देखा गया है कि दरअसल जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता होते हैं, वो तो जुबानी जंग करते हैं, लेकिन जो धरातल पर, जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता होता है, वो हिंसक झड़प में आ जाता है, हिंसक झड़प भी करता है और उसके कारण उसकी मौत भी हो जाती है। बंगाल के भीतर अगर आप बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ वर्षों में अगर आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे या फिर आप टीवी पर न्यूज चैनल्स की कवरेज को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप पाएंगे, आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे कि बंगाल के भीतर आए दिन यह अब आम बात हो गई है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर देना, और इसके बाद दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल यहां पर बात चुनाव की भी है, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, 294 सीटें दांव पर है। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस समय सत्ता में है, 200 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी
पिछले चुनाव में। इसके बाद वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि उनकी सत्ता चली जाए, ये स्वाभाविक सी बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक प्रकार से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो भी हाल ही में हुए 2019 के, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी। उनका वोट प्रतिशत भी 40% के आसपास था। तो यहां पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है, यह स्वाभाविक है। तृणमूल ने हालांकि उस चुनाव में 22 सीटें जीती थी, 40 कुल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 18 सीटें जीतना यह बहुत बड़ी बात है। वो पार्टी जो कभी एक भी सीट नहीं जीत पाती थी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, वो इस बार जो बीते वर्ष चुनाव हुए उसमें वो 18 सीटें जीत जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल बदल रहा है, बंगाल बीजेपी के समर्थन में आ रहा है। और यह बात कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को, ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं कबूल हो रही है। उन्हें एक प्रकार से एक मजबूत प्रतिद्वंदी दिख रहा है, लिहाजा हिंसा हो रही है, दोनों ओर से होती है। और हिंसा में दोनों ओर से, दोनों पक्षों के, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की मौत होती है, कई आम लोगों की भी मौत हो जाती है। उन परिवारों का क्या, उनकी चीख पुकारें जब टीवी पर सुनाई देती है, जब अखबारों में लेख के माध्यम से, खबर के माध्यम से उन्हें पढ़ा जाता है, तो वहां पर यकीन मानिए कि तब कोई कार्यकर्ता नहीं रह जाता किसी दल का, तब वहां पर इंसानियत की बात आ जाती है। आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले मानव हैं। और अगर हत्या हो रही है तो ये गलत है, हत्या हो रही है, सोचिए आप। ऐसे में बंगाल के भीतर चुनाव करवाना कितनी बड़ी चुनौती होगी पीसफुल वातावरण में। और अगर मैं आपको कुछ दिन पहले की घटना एक बात बताऊं, तो जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे, तो उनके काफिले पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, लाठी डंडों से प्रहार किया गया था। इसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। उनके साथ जो बीजेपी के सेंट्रल की ओर से ऑब्जर्वर वहां पर नियुक्त किए गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन पर भी हमला हुआ था। आरोप लगाया गया बीजेपी की ओर से कि ये सभी के सभी, ये जो हमला हुआ, ये दरअसल तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की ओर से किया गया था। वहीं ममता सरकार ने एक प्रकार से अपना पल्ला झाड़ा है। उन्होंने कहा है कि इसमें हमारे लोग नहीं थे शामिल। और आप इससे ज्यादा क्या जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब यह घटना सामने आई तो केंद्र ने एक प्रकार से काफी तगड़ा नोटिस लिया। उन्होंने बंगाल के जो 3 आईपीएस अधिकारी हैं समेत गृह सचिव समेत बड़े बड़े जो अधिकारी हैं कुछ, उनको तलब किया नई दिल्ली में। लेकिन ममता सरकार ने, यानी कोलकाता सरकार ने, कलकत्ता की सरकार ने उन जो अधिकारी हैं उन्हें दिल्ली आने से मना कर दिया। चिट्ठी लिखकर बाकायदा यह बात कही है कि हम आपके सामने इन अधिकारियों को नहीं भेजेंगे। इस पूरे एक प्रकार से अगर आप देखेंगे इस पूरे केस को या फिर इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के हैं, जगदीप धनखड़ साहब, उनकी भूमिका भी एक प्रकार से सामने आती है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कुछ दिन पहले और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर मुख्यमंत्री संविधान की जो शपथ लिए हुए हैं, अगर वो अपने कर्तव्य मार्ग से हटेंगी, तो फिर मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे आना होगा, मुझे हस्तक्षेप करना होगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय ममता सरकार, यानी ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता बनर्जी स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं, वो आग से खेल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आप बंटवारा कर रही हैं, कौन अंदर वाला है, कौन बाहर वाला है। यकीन मानिए ये वही आदर्श वाक्य है जो देश के हर राज्य में, हर एक प्रकार से जो संवैधानिक पद पर तैनात व्यक्ति है, जो बैठे हुए व्यक्ति है, उसके लिए यह बात नोटिस करना जरूरी है। लेकिन बंगाल में स्थिति कब एक प्रकार से सामान्य होगी, कब ऐसी वहां पर राजनीतिक हिंसाएं, हत्याएं बंद होंगी, ये वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न है। यहां पर दोस्तों एक बात और है कि बंगाल के भीतर दरअसल बीजेपी का उदय होना, यह तृणमूल कांग्रेस को, यानी सत्ताधारी पार्टी को एक प्रकार से खटक रहा है।
लेकिन यहां पर एक कारण और है बंगाल में हिंसा होने का, और वो ये है कि ना सिर्फ मौजूदा पार्टी बल्कि समय समय पर जो भी पार्टी दरअसल सत्ता में रहती है वो कहीं ना कहीं वहां के विधि विधान शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करती है। लिहाजा बंगाल के भीतर विपक्षी दलों और सत्ता में बैठे दल का एक प्रकार से टकराव होना निश्चित सा हो जाता है। यह आरोप दरअसल विपक्षी दलों द्वारा टीएमसी पर भी लगाए गए हैं, जिसको एक प्रकार से फिर से सिरे से खारिज किया गया है। लेकिन यहां पर एक बात कहना वाकई में जरूरी है कि जिस प्रकार से 34 सालों के एक प्रकार से जो लेफ्ट का वहां पर शासन था 2011 तक, उसके बाद जब ममता सरकार आई, ममता बनर्जी ने जब 2011 में जीत दर्ज करी और उसके बाद 34 वर्षों का जो शासन था लेफ्ट का उसे खत्म किया, उसे बर्खास्त कर दिया और स्वयं वो सत्ता में आ गए, तो क्या अब वही स्थिति इस बार ममता के सामने खुद है? क्या ममता जो कि इस समय सत्ता में है बीते 10 वर्षों से, क्या अब बीजेपी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज की तरह बन रही है? तो जिस प्रकार से लेफ्ट ममता और ममता सरकार को, ममता की पार्टी को दरअसल जिस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास करता था या जिस प्रकार से हिंसा होती थी उस दौर में, क्या वही चीज आज भी रिपीट हो रही है? इस पर आपको सोचना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस समय मूड बना चुकी है और उनको लगता है कि हम जो 10 वर्षों का शासन इस बार ममता सरकार, ममता बनर्जी ने किया है, दरअसल उसे हम हटा देंगे। और कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर शीर्ष नेता, एक जिम्मेदार नेता जिनसे कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो फिर वाकई में लोकतंत्र के लिए इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। बंगाल में आप एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, किसी भी राज्य में हो सकता है, लेकिन बंगाल में विशेष तौर पर, क्योंकि राजनीतिक हिंसाओं के मामले में बंगाल का स्थान भारत में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा मौतें वहां पर हुई है राजनीतिक हिंसा के कारण। और बंगाल के बारे में यह बात भी बड़ी ही प्रसिद्ध है कि वहां पर सत्ता का सीधा हस्तक्षेप होता है, दखलंदाजी होती है, और वहां पर जो ट्रांसफर्स किए जाते हैं वो भी, या फिर जिन अफसरों की तैनाती की जाती है वो भी सत्ता के अनुकूल ही होते हैं, उन्हीं के निकट ही होते हैं। यह बात आप मौजूदा दौर में भी देख सकते हैं, चाहे सरकार केंद्र की हो या फिर आप बंगाल की हो। लेकिन आप प्रमुख तौर पर चूंकि बात बंगाल की हो रही है तो इस बात पर गौर करना बेहद जरूरी है दोस्तों। और यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बंगाल के भीतर दोनों ही दल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी कर रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये कितना एक प्रकार से नाजुक स्थिति हो सकती है। आप सोच सकते हैं कितना माहौल को बेकार कर सकते हैं, माहौल को गड़बड़ कर सकते हैं, माहौल को तनावपूर्ण बना सकते हैं, ये आप सोचिएगा जरूर। और बंगाल के भीतर दोस्तों जाते जाते एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, दरअसल ये अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को किसी भी कीमत पर जिताना चाहते हैं, लिहाजा वहां पर हिंसा होती है, लिहाजा बंगाल की धरती लहूलुहान हो जाती है जो कभी सुनहरी होती थी। इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? आम जनता को। शीर्ष नेता तो सिक्योरिटी में रहते हैं, आम जनता और आम कार्यकर्ता ही मारे जाते हैं, वही त्रस्त होते हैं। दुख होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के भीतर अगर हिंसा हो रही है राजनीतिक तौर पर, जहां से इतने बड़े बड़े महापुरुष निकले, ये दुखद है। बंगाल ने विभाजन का भी वो समय देखा जब वहां पर हिंसा हुई थी, और एक मौजूदा दौर है जहां पर वो हिंसा देख रहे हैं। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रकार से अपनी जो चुनावी सरगर्मियां उसको तेज कर रही है। आने वाले समय में चुनाव के लेकर रैलियां भी होंगी, और अभी कल ही जो संघ प्रमुख हैं वो भी पहुंचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह भी, उनका प्रस्तावित दौरा है, हो सकता है वो भी पहुंचे। नवंबर की शुरुआत में भी वो पहुंचे थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव की लड़ाई आखिर कितनी और ज्यादा हिंसक होगी, क्योंकि ये बंगाल है, यहां पर हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, और यहां पर चुनाव जो होते हैं वाकई में उन्हें कराना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं और लोग उसे आपसी रंजिश का नाम देते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसमें एक प्रकार से अपने नेता को, अपने उम्मीदवार को किसी भी कीमत पर जिताने की वो
जो सोच है उनके भीतर वही हिंसा में तब्दील हो जाती है और उसमें फिर जान चली जाती है, जो कि बहुत ही दुखद है। पुलिस के रोल पर भी यहां पर सवाल बनता है, क्योंकि ऐसी कई बार घटनाएं सामने आई कि अगर पुलिस जांच भी करती है तो भी हस्तक्षेप कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा जो वहां पर सत्ता में होती है। इस पर गौर कीजिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बंगाल के बारे में एक छोटा सा मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है और आने वाले समय में और भी मैं जानकारियां दूंगा, लेकिन ये दुखद है कि बंगाल में हिंसा के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।